मैं वैसे दूसरा सही है रदरफोर्ड पढ़ लिया था हमने। रदरफोर्ड मॉडल क्या बोला था उसने, क्या कमी थी? हाँ तो इलेक्ट्रॉन की वो उसमें कैसे कैसे आया है? जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे खत्म नहीं होती ये करके कि वो अपने वो स्टेबल कैसे है, अंदर क्यों नहीं गिर रहा, ठीक है। तो अब उसको बोर मॉडल ने सही किया, जो उसकी कमियां थी वो उसने ठीक करी, उसने बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बोर मॉडल ने उन्होंने पोस्टुलेट्स दिए। पहला है कि उसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, वो किस में घूमते हैं? स्टेबल ऑर्बिट्स में, स्टेबल ऑर्बिट्स। Electrons revolve around nucleus in certain stable orbits, ठीक है। और ये जो स्टेबल ऑर्बिट्स हैं, ये भी इसका उसने फॉर्मूला दिया है। These stable orbits are such as ये स्टेबल ऑर्बिट ऐसे होते हैं that it's the angular momentum is integral। एक ही लिमिटेशन है रदरफोर्ड की, एक ही है। मतलब ऐसे तो बहुत सारी है, लेकिन लोगों ने जितनी सवाल खड़े किए उतनी लिमिटेशन होगी ऐसे। हाँ, उस टाइम पे जो जितने भी साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने जो सवाल खड़े किए उन सबका जो घुमा सारा मिला के एक ही चीज आएगी, भाई ये स्टेबल कैसे। और भी कमी थी लेकिन किसी के दिमाग में और बाकी कुछ आया नहीं। उस जमाने की बात है, बहुत पिछड़ा हुआ दिमाग है ना, ज्यादा कुछ दिमाग में नहीं आया है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, अब बोर मॉडल के अंदर भी कमियां हैं, तो उसको करेक्ट करने के लिए भी और भी मॉडल्स आए, उसमें भी कमी है।
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अभी सही है h/2 पाई। ठीक है, कोई भी मॉडल परफेक्ट नहीं होता। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि mvr एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, 11th पढ़ा होगा, mvr मोमेंटम इनटू रेडियस, ठीक है, इज इक्वल टू nh/, बस ठीक है। एक उसने ये दे दिया। तीसरा पोस्टुलेट क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जंप टू, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। कैसे 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 जाते हैं ऊपर? ऊपर का मतलब क्या हुआ, जैसे पता है ना कि एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो अपने ऑर्बिट्स बने होते हैं कि शेल होती है, ऊपर कैसे जाता है? कैसे? हाँ, एनर्जी लेके, एनर्जी मिल जाएगी तो ऊपर चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू हायर स्टेट्स, हायर एनर्जी लेवल या हायर स्टेट बोल दो, ठीक है, कुछ भी बोलो, बाय एब्सॉर्बिंग एनर्जी, एनर्जी लेके, ठीक है, एंड कम टू लोअर एनर्जी, लोअर स्टेट। और नीचे नीचे आते तो क्या होता है? ये एक्साइटेशन क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मतलब कैसे जाएगा ऊपर? एनर्जी रिलीज कर। हाँ बताओ बताओ। एनर्जी रिलीज ऊपर जाने के लिए, और ऊपर जाने के लिए क्या? इंक्रीज एनर्जी गेन करे। अरे क्या बताओ, सीढ़ियां लगी हुई हैं, ठीक है, मंदिर में सीढ़ियां देखी होंगी लंबी लंबी, ऊपर जाने के लिए क्या होनी चाहिए तुम्हारे पास? और ऊपर पहुंचने के बाद क्या हो जाएगा? मान लो तुम सीढ़ियों के बिल्कुल नीचे खड़े हो और तुम्हारे अंदर एनर्जी खत्म है, ये समझ लोएस्ट एनर्जी, तो ऊपर जाने के लिए क्या करना चाहिए तुम्हें को? क्या चाहिए तुम्हें ऊपर जाने के लिए? एनर्जी चाहिए। तो खाना वाना खाओगे तब जाओगे ना? हाँ, तो ऊपर जाने के लिए पहले वो एनर्जी लेगा तब जाएगा ऊपर, और जब वो जब नीचे आएगा तो एनर्जी देगा। हाँ, तो नीचे आते हुए देखा नहीं तुमने, एनर्जी देते हैं हम, दिए एनर्जी। जब नीचे आते हो तो क्या अपने आप को छोड़ दो, तुम अपने आप ही नीचे आओगे, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है नीचे आने के लिए, तो छोड़ क्यों नहीं देते ऐसे ही? जैसे मान लो कि कोई सामान है, सामान फुटबॉल है, फुटबॉल को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना, उठा के लेना पड़ा, ऊपर से नीचे लाने के लिए छोड़ दो, सीढ़ी से अपने आप ही जाएगा। ये हम अपने साथ नहीं कर सकते ना, चोट लग जाएगी ना। जब नीचे आते हैं पहाड़ों से, जब नीचे आते हैं तो तुमने देखा होगा हमारे, हम अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं, ज्यादा तेज भागने लग जाएंगे तो रोक ही नहीं पाएंगे, वो अलग चीज है। एब्सॉर्बिंग एनर्जी, और नीचे आने के लिए क्या करता है? एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, ये पोस्टुलेट है, लिख लो। ऐसे ऑर्बिट में घूमेगा, ऐसे ऑर्बिट में, तो फिर उसका क्या होगा? एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी। अरे तुम यार, रदरफोर्ड ने क्या बोला था? रदरफोर्ड ने बोला था कि वो घूम रहा है उसमें, ये तो बताया नहीं ना कि उसकी एनर्जी, लोगों ने सवाल खड़े किए कि वो घूम रहा है तो उसकी एनर्जी निकल जाएगी, तो फिर वो बचेगा ही नहीं, नीचे गिर जाएगा। तो इसने बोला कि अगर ऐसा घूमेगा तो एनर्जी नहीं निकलेगी,
फिर उसकी एनर्जी कभी कमी नहीं होगी, वो घूमता ही रहेगा फिर। और ऐसा कैसे होता है, सर्कल में नहीं घूमेगा वो, कैसे घूमेगा, वेव की फॉर्म में, वेव की तरह घूमेगा। ऐसा घूमता है वो। और ये वेव कैसी होती है, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव। अब ध्यान से देखो ये क्या है, अरे एक वेवलेंथ पता है ना क्या होती है, यहां से चालू हो गया तो एक वेवलेंथ कितनी हुई, यहां तक आ रहा है समझ में, और उसके बाद दूसरी वेवलेंथ यहां तक, फिर तीसरी, फिर चौथी, कितनी होगी वेवलेंथ, 5। तो जब भी होगी कुछ ना कुछ किसमें होगी, वेवलेंथ किसमें होगी, 4.5 हो सकती है कभी, क्या किसमें होगी फिर, इंटीजर में, इसीलिए मतलब इंटीजर है। कैसे, अब देखो ये जो पूरा सर्कल है इसकी लेंथ क्या है, सर्कल की लेंथ बोले तो नहीं, 2 पाई r, ठीक है। अब ये घूमने के लिए उसको स्पीड होनी चाहिए, उसकी वेलोसिटी ले लो, वेलोसिटी इनटू टाइम, और ये t क्या टाइम पीरियड, सही क्वेश्चन है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हाँ ठीक। अब इससे कंपेयर करते हैं, से ये भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे हम लगाएंगे एंगुलर मोमेंटम। तो टाइम पीरियड को हम कैसे चेंज करें, टाइम पीरियड को भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं छोड़ो, ये याद रखो 2 पाई r इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये भी लिख सकते हैं। हाँ, तो ये क्या बनाता है, स्टैंडिंग वेव, जिससे कि स्टैंडिंग वेव से एनर्जी कभी कभी नहीं निकलती, अंदर ट्रैप हो जाती है इसके अंदर। हाँ ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 पाई r इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और 2 पाई r किसके बराबर भी हो सकता है, 2 पाई r इज इक्वल टू, अभी क्या बताया था, इंटीजर टाइम, अरे 2 पाई r किसके बराबर है, कितना क्या बताता है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये एक वेवलेंथ, दूसरी वेवलेंथ, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई r इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा, और लैम्डा क्या होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r इज इक्वल टू n h अपॉन mv, याद है कि नहीं है, तो ध्यान से देखो, वही को आ जाए, वही आ जाए, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ वही है। तो उसने ये बोला कि भाई जो वेवलेंथ है, मतलब जो घूम रहा है वो सर्कल में नहीं घूम रहा है, ऐसे वो ऐसे ऐसे करके घूम रहा है वेव में, और वो वेव कैसी बन रही है, स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव हमने पढ़ा है कि उसमें से एनर्जी कभी कभी नहीं निकलती, ट्रैप हो जाती है, जो उसकी एनर्जी है वही रहती है, कभी डिसिपेट, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब वो घूम भी रहा है, एक्सेलरेशन भी है, लेकिन एनर्जी फिर भी निकल रही है क्योंकि स्टैंडिंग वेव बन रही है, ठीक। हाँ लिख लिया, हो गया, लिख लो। अब देखो बोर मॉडल, रदरफोर्ड ने एक और चीज बताई थी, जो घूम रहा है वो सर्कल में घूम रहा है,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ZE था ना, वो न्यूक्लियस पे जो चार्ज था। तो अब ये इसके पीछे फोर्स लगेगा, खींचेगा इसको फोर्स, बताया था कुछ। फोर्स इज इक्वल टू क्या लगेगा, जल्दी बोलो। K Q1 Q2 by R square, यही होता है फॉर्मूला। K ZE square by R. अच्छा ठीक है, ये बताओ पहले इसमें ये क्या चीज है, M क्या है? Mass of the हाँ जो घूम रहा है, और V this velocity. हाँ, और R Radius. ठीक है, बाकी तुम बताइए, n इंटीजर है। अब यहाँ बता K Q1 Q2, Q1 हो गया ZE और Q2 हो गया दूसरा E, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, उसका चार्ज भी तो लेना है, E अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और हमें पता है कि सर्कल में घूमता है तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, सर्कल में घूमता है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है। इसको लिख सकते हैं मास इनटू, ये लिखा दिया था. ये लिखवा दिया था सब कुछ। अरे यार mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू k ZE स्क्वायर बाय R स्क्वायर। एक r कट गया, क्या आएगा? अरे mv स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, k ZE स्क्वायर अपॉन, हाँ। अब देखो इसमें कितने, ये देखो ये सब कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है इसमें, वेलोसिटी और रेडियस। मास तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट। और इसमें क्या, इसमें भी वेलोसिटी और रेडियस अननोन है, बाकी सब कांस्टेंट है। अरे k कांस्टेंट होता है ना, वो 9 × 10 की पावर 9, और z भी होगा। चलो z कांस्टेंट नहीं है, लेकिन किसी एटम के लिए तो कांस्टेंट होगा। तो हमको क्या निकालना है इन दोनों इक्वेशन से, वेलोसिटी और रेडियस। चलो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से निकालो, पहले निकालो, क्या करें, यहाँ से निकालो v क्या आएगा बोलो, v इज इक्वल टू, पहले v निकालो, NH अपॉन 2 पाई mr, सही है कि नहीं। ये वेलोसिटी हमने यहाँ से निकाली है। अब वेलोसिटी निकाल ली तो यहाँ डाल दो, इसमें डाल दो। तो रेडियस पहले निकाल लेते, रेडियस क्या होगा, KZE स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर, ठीक है। और v हमने जो यहाँ से निकाला था वो इसमें डाल दो, कुछ बड़ा सा आ जाएगा, KZE स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर, और ये जो पूरा स्क्वायर है वो ऊपर चला जाएगा, 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। और यही है कि नहीं है, क्यों, हाँ। अब देखो r इज इक्वल टू, एक r कट गया, बाकी सबको इधर ले जाओ, r बच गया। तो r क्या आ जाएगा, m n स्क्वायर h स्क्वायर। अच्छा यहाँ से और भी कुछ कट रहा है, एक m कट गया, लो बस m हट गया, हाँ, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन, अरे KZE स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m, ठीक है। तुम्हें ये याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुमको बता रहा हूँ कैसे आया है। तुमको जो फॉर्मूला आएगा ना वो लगाना आना चाहिए, बस कहीं पे भी ये रटने की कोई जरूरत नहीं, बहुत बड़े फॉर्मूले कोई नहीं पूछने वाला, बस पता होना चाहिए कि कहाँ से आया है, बस। तो ये सब देखो, इसमें ये कांस्टेंट है, सारी चीजें कांस्टेंट है, n स्क्वायर और z को छोड़ के, क्योंकि एटम चेंज हो जाएगा तो z चेंज हो जाएगा, और n भी तो चेंज हो सकता है, लेवल कौन सा एनर्जी लेवल है। तो ये सारी चीजें वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा इसका 0.529 10 की पावर -10 n स्क्वायर अपॉन z, ये आएगा मीटर में रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये कांस्टेंट है, n क्या है, कौन से लेवल पे इलेक्ट्रॉन है, और z कौन सा एटम है, उसका एटॉमिक नंबर। z क्या होता है, हाँ, जैसा हीलियम हो गया तो 2 रख दो। थर्ड एनर्जी लेवल होगा तो क्या रखोगे, 3, हाँ 3 का क्या स्क्वायर है, हाँ। लेकिन अब हम ये r की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे डाल देंगे तो v आ जाएगा, आ जाएगा। तो v निकालने के लिए क्या करेंगे, NH अपॉन 2 पाई mr, और r ये रहा, तो NH अपॉन r को 529
10 की पावर -10 n स्क्वायर बाय z ऊपर चला जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये n कट गया, तो फिर इसको भी यहाँ पे h की वैल्यू सारी वैल्यू डाल देंगे तो वेलोसिटी भी आ जाएगी हमारी है 2.10⁻⁶ z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ जाएगी वेलोसिटी भी निकालते हैं हमने। तुम ध्यान से देखो, सब जितना ही फॉर्मूला है सब पे z और n अलग होगा, बाकी सब तो मस्त है। z n एटॉमिक नंबर अलग हो जाएगा तो ये अलग हो गया फॉर्मूला, और लेवल अलग हो गया तो हो गया। ठीक है, हमने वेलोसिटी और ये वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना है, रेडियस का फॉर्मूला ये रहा याद रखना है। बाकी बीच में जो ये सब किया है ये सब बस पता होना चाहिए, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिख लो। अब देखो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर होती है यार। कहाँ गया हाफ एम वी स्क्वायर? देखो एम वी स्क्वायर तो हमारे पास पहले से ही है। एम वी स्क्वायर ये ना, इसको ही हाफ कर दो और दूसरी तरफ भी हाफ लगा दो, के जेड ई स्क्वायर बाय आर, और यही काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर। इधर भी हाफ हाफ मल्टीप्लाई कर दे, कुछ नहीं किया, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r क्या। अब यहाँ पे r की वैल्यू डाल दो, ये r तो डाल के देख लेते हैं, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2.529 10 की पावर -10 n स्क्वायर अपॉन z ऊपर चला गया। ठीक है, जो भी है ये। अब देखो इसमें सारी चीजें, तो ये भी k की वैल्यू डाल देंगे, z इंटू जेड जेड स्क्वायर आ जाएगा, तो z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर बचाएगा, बाकी सब कांस्टेंट आ जाएगा कुछ, तो ये आ जाता है 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और इसकी यूनिट आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब भी हम एनर्जी निकालते हैं ज्यादातर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं, तो इसीलिए उसको चेंज कर लिया। काइनेटिक एनर्जी आ गई। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? बस हाँ ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी Q ले लो, कि Q1 कितना है? Q1 ZE, और दूसरा चार्ज कितना है? E, लेकिन माइनस का। और पोटेंशियल एनर्जी में हम चार्ज क्या रखते हैं? साइन के। हाँ याद है कि नहीं है? सेकंड चैप्टर पोटेंशियल एनर्जी में साइन के साथ रखते हैं चार्ज, तो माइनस आ जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर, तो लगभग वैसे ही फॉर्मूला माइनस के जेड ई स्क्वायर बना। इसमें भी वैल्यू डाल देंगे तो यही आ जाएगा -27.2 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तुमको ये फॉर्मूले याद रखने बस सारे जितने भी, रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी भी निकाल लेंगे, तो E बोल दो उसको, E इज द टोटल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, इन दोनों को ऐड कर दो, क्या है बोलो? ये उन दोनों को कर दो ऐड, ये दोनों क्या आएगा बताओ, जल्दी बताओ, इन दोनों को ऐड कर दो। तो -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी हो गई। तो ज्यादातर हम इसी को यूज करेंगे, टोटल को। ठीक है,
तो हो गई, एक इलेक्ट्रॉन किसी लेवल पे घूम रहा है तो उसका वेलोसिटी होगी, रेडियस होगा, एनर्जी होगी, सब कुछ होगा, उसका मोमेंटम भी होगा, एंगुलर मोमेंटम भी होगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ भी होगी, वो सब नहीं निकाल रहे हम, लेकिन मेन फॉर्मूला देखिए। मोमेंटम भी निकाल सकते हो, मास इनटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हो, mvr। तो v पता है, r पता है, और ज्यादा अच्छा फॉर्मूला क्या है, NH/2 काम खत्म। उसमें ना v रखना ना r रखना। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, NH/2। ठीक है, अब देखते हैं एनर्जी। एनर्जी इन ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल पे चला गया इलेक्ट्रॉन, तो अगर ऊपर जाएगा तो क्या लेगा, एनर्जी लेगा, ठीक है, और नीचे आएगा तो एनर्जी दे देगा। फॉर्मूला सेम ही है, दोनों की एनर्जी को क्या कर दो, माइनस कर दो। सपोज ये n1 ले लो, एक कोई लेवल होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये n2 ले लो दूसरा लेवल। तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो इसमें हमको एनर्जी डालनी पड़ेगी, ऐसे नहीं जाएगा, वो एनर्जी डालनी पड़ेगी, ठीक। वो डेल्टा ई ले लो कुछ, वो डेल्टा ई का मतलब दोनों लेवल की एनर्जी माइनस कर देंगे, वही एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। सपोज यहाँ पे 50 जूल थी, ठीक है, और यहाँ पे होने के लिए 100 जूल चाहिए, तो हमको 50 और डालनी पड़ेगी उसमें, नॉर्मल सी बात है। और अगर वो नीचे आएगा तो एनर्जी निकालेगा, तो जो भी निकालेगा फॉर्मूला दोनों का सेम है, डेल्टा ई। वही डेल्टा ई की बात कर रहा हूं। एनर्जी इन ट्रांजिशन क्या हो जाएगा, दोनों एनर्जी को कौन सी एनर्जी, ये टोटल एनर्जी, एक बार n1 में एक बार n2 में, दोनों माइनस करो, n1 रखोगे n1 स्क्वायर और n2 स्क्वायर माइनस करो तो क्या आएगा, 13.6 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर इनटू z स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी याद रखना है। इसमें याद रखना है n1 जो है वो हमेशा छोटा होगा, n1 छोटा होगा, चाहे वो नीचे आए चाहे ऊपर जाए। वो अलग बात है कि जब नीचे आएगा तो एनर्जी निकालेगा, इतनी एनर्जी निकालेगा, ऊपर जाएगा तो इतनी एनर्जी लेगा। हाँ, फॉर्मूला ये लगाना है, n1 n2 से छोटा, ठीक है, एनर्जी इन ट्रांजिशन। अब देखो कि अगर मान लो ऊपर से नीचे आ रहा है तो एनर्जी निकलेगी, और निकलेगी तो कैसे निकलेगी, कौन सी फॉर्म में निकलेगी, कैसे निकलेगी। एनर्जी जब निकलती है तो उसमें क्या होता है, एनर्जी के अंदर क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं। और फोटॉन्स की क्या होती है, फोटॉन्स के पास क्या क्या होता है, क्या होता है फोटॉन्स के पास, वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी, ये सब होता है। तो इसका मतलब ये जो एनर्जी निकलेगी ये फोटॉन्स की तो है, तो फोटॉन्स की एनर्जी क्या होती है, फॉर्मूला बताओ, फोटॉन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या क्या, दोबारा बोलो, क्या होती है फोटॉन की एनर्जी। हाँ बोलो, बस ये याद नहीं यार तुमको, चैप्टर खत्म कर दिया, डुअल नेचर क्यों क्वेश्चन किया ना भर भर के, फॉर्मूले कैसे भूल गए फिर। तो इसी को रख देंगे hc/λ, ठीक है, hc/λ हो गया इसके बराबर अब ये भी जो है h और c इसको मल्टीप्लाई कर कांस्टेंट आएगा कुछ, वो उसके नीचे जाएगा, फिर कुछ ना कुछ कांस्टेंट ही आता है। तो यहाँ पे देखो 1/λ का फॉर्मूला बन जाएगा कुछ, ये आ जाएगा 1.097 10 की पावर 7 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर इनटू z स्क्वायर, और इसकी यूनिट होगी कुछ अलग, मीटर इनवर्स, क्योंकि तुमने लैम्डा निकालो ना, यहाँ पे 1/λ क्या है, 1/वेवलेंथ, तो 1/मीटर, इसलिए मीटर इनवर्स इसकी यूनिट, ठीक है।
ये हो गया लैम्डा का फॉर्मूला। ये कौन सा लैम्डा है, किसकी वेवलेंथ है ये बताओ बताओ, कौन सा फोटोन की? जो रिलीज हो रही है। हाँ जो निकला है या जो हम डालेंगे, कुछ भी दोनों चीज। वैसे ज्यादातर केस में क्या होता है, फोटोन निकलता ही है। डाल तो हम कैसे भी सकते हैं, निकलेगा तो फोटोन ही। लिख लो ये भी। अच्छा इसको बोलते हैं, एक कांस्टेंट का नाम है, क्या बोलते हैं इसको? रेडबर्ग कांस्टेंट। स्पेलिंग बताओ। RED RY बस। हाँ ठीक है। मीटर इनवर्स तो उसको रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। R बोल दो। ठीक है लिख लो लिख लो। शुरू में यार लिख लिया, हो गया। फॉर्मूले है बस इसके अंदर, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना, थोड़ी कैलकुलेशन है बस। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम है एक्चुअली हाइड्रोजन एमिशन वाला। एमिशन का क्या मतलब हुआ? हाँ मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन का? नीचे आ नीचे आ नीचे आ। अरे एमिशन का मतलब वो कुछ निकल रहा है भाई, एटम से फोटॉन्स निकल रहे हैं और उसको हम देख रहे हैं कि वो उसकी वेवलेंथ क्या है ये सब। तो वो कब होंगे, जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, नीचे, ठीक है कि नहीं, उसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्यों बोला? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो बहुत कुछ निकलता है, ठीक है। देखो हाइड्रोजन का ही केस ले रहे हैं, तो हाइड्रोजन के लिए Z क्या हो जाएगा, बोलो Z। हाँ 1 हो जाएगा। तो पहले इसके अंदर इस स्पेक्ट्रम में बहुत सारी सीरीज आती हैं, क्या नाम है पहला? लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में क्या होता है बताओ? इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है? फर्स्ट से निकलता है इलेक्ट्रॉन comes to n is equal to 1। हाँ ग्राउंड से n is equal to इलेक्ट्रॉन इस पे आता है, कहाँ से आएगा? कहीं से भी आ जाए, 2 से आ जाए 1 पे, 3 से आ जाए 1 पे, आएगा तो 1 पे ही, कहीं से भी आ सकता है, इन्फिनिटी से भी। तो फिर इसकी फॉर्मूला ये लगना है, लैम्डा एक बार देख लेते हैं इसको, ठीक है, या इसका क्या है, दूसरे का देख लेंगे। दूसरी सीरीज क्या होती है? बाल्मर। इलेक्ट्रॉन किस पे आएगा? 2 पे। ठीक है, हाँ
तो इसका लेमडा निकाल के देखें कितना होता है आर, आर की वैल्यू आर ही डाल दो, 1/, कौन सा ले लें, पहला ही ले लेते हैं, 3 से 2 पे आएगा बालमर में, पहला वाला 3 से 2 पे, तो क्या लिखूं यहाँ पे बोलो जल्दी, 4 हाँ, और आगे माइनस नहीं, छोटा होना चाहिए ना, बताया था, और z तो 1 हो गया और ये सब जुड़ गया, तो कितना हो गया बोलो, r इंटू 5/36, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 36/5r, ठीक है कि नहीं, इसको करना डिवाइड जरा कर लो, जरा उसमें मोबाइल में कर लो, r की वैल्यू डाल दो इसमें, डिवाइड करके बताओ क्या आ रहा है, लगभग कुछ आ जाएगा 600 अरे दोबारा करो यार, इसको ऐसे करो, अरे 36/5 करो पहले, फिर 1.09 इससे डिवाइड करो यार, क्या कर रहे थे, कितना आ रहा है बोलो, क्या डिवाइड, 6.6 10⁻⁷ कोई बात नहीं, जो भी है 660 नैनो ऐसे कुछ लगभग, हाँ ठीक है, अब सबसे ऊपर वाला निकाल लो, 1/λ इज इक्वल टू आर, आएगा तो 2 पे ही, तो 4, माइनस कहाँ से आ सकता है मैक्सिमम, इन्फिनिटी से, तो अब ये तो 0 हो गया ना 1/∞, तो ये क्या आ जाएगा r/4, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी 4/r, ये निकालो, ये निकालो, ये भी बताओ जल्दी से, लगभग 300 कुछ आ जाएगी ना, 364, ठीक है, ये 300 लगभग 350 जो भी है, यहाँ से लेके कहाँ तक 660, बताओ ये कौन सी रेंज है, ये वेवलेंथ की कौन सी, विजिबल कौन सी होती है, 400 तो है नहीं लगभग वो 400 के आसपास से 700 तक चल रही है, उसके बीच में विजिबल आ गया, हाँ, तो ये जो बाल्मर सीरीज है ये किसमें देता है, विजिबल रेंज, विजिबल लाइट, याद रखना इसको, बाल्मर वाली जो सीरीज है वो, उसमें जितने भी फोटॉन्स आते हैं वो विजिबल में आते हैं, उसकी वेवलेंथ विजिबल लाइट में फॉल करती है, और लाइमन में निकालोगे तो अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट लाइट है, ठीक है, और तीसरा कौन सा होता है, पास्चन सीरीज, इसमें इलेक्ट्रॉन आता है किस पे, 3 पे, बस, चौथी कौन सी हुई, ब्रैकेट, और टी फंड सीरीज, इलेक्ट्रॉन कम्स टू 5, अबे तीनों जो है पास्चन, ब्रैकेट, टी फंड, तीनों किसमें आएंगे, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है, तो शुरू का लाइमन हो गया अल्ट्रा वायलेट, फिर बाल्मर विजिबल, और बाकी के सब इंफ्रारेड, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन नीचे ही आ रहा है, और नीचे आके हमको जो दिख रहा है वो इकट्ठा करते जा रहा है।
लिख लो। अब बोर मॉडल की लिमिटेशन भी लिख लो। लिमिटेशन भी तो थी, बताई थी ना, इसके भी लिमिटेशन है। लिमिटेशन एक लिख लो कि ये वैलिड है, बोर मॉडल इज वैलिड फॉर ओनली फॉर दोज एटम्स व्हिच हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन। बोर मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स लिख लो। बोर मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स का मतलब ये हुआ कि ऐसे एटम जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, बस एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हीलियम में लग सकता है ये? हीलियम में लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ जल्दी। क्या करना पड़ेगा बोलो? एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो कितना बचा फिर? 2 थे ना, तो एक निकाल दिया तो एक बचा, अब लग जाएगा। लिथियम में लगाने के लिए 3 होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे तब लगेगा, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। दूसरा लिमिटेशन लिख लो। It couldn't explain the intensity of the waves, ठीक है। It couldn't explain the intensity of waves। जो भी फोटॉन्स थे, वेव्स का मतलब ये जो हमरा ये निकाला ना, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, जो भी निकाला है वेव ही तो है ये हम वेव के अंदर आता है कि नहीं? हाँ, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा कम हो सकती है, कहीं कहीं एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो। बोर मॉडल समझ में आया क्या हुआ? बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्या नहीं कर पाया? एक्सप्लेन क्या नहीं कर पाया? क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया? जैसे इसमें बालून ले लो, विजिबल निकलेगा, लाल पीला हरा सब निकलेगा। तो कभी लाल ज्यादा हो रहा है, पीला ज्यादा हो रहा है, वो ज्यादा क्यों हो रहा है? नहीं, क्या लिखा है तुमने, बताओ क्या लिखा है? इट कुडंट एक्सप्लेन द वेरिएशन। लिखो वेरिएशन इन इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी अलग अलग हो रही है। वेरिएशन इन इंटेंसिटी, तो किसी की इंटेंसिटी ज्यादा किसी की कम, ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब वही चीज हो गई कि इंटेंसिटी ज्यादा कम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, वही उसका ड्रॉबैक हो गया, ठीक है। चलो ये चैप्टर खत्म हो गया। टाइम क्या हो गया? 10 मिनट तुमको मैं वो देता हूँ हैं?